आवाज आ रही है अब? हाँ। या भाई मैंने एक बार रियलाइज किया, मेरे को पौन से ज्यादा मजा भाई यस इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने में आता है। मजा आ जाता है एकदम भाई, सुबह सुबह पढ़ लो या रात में भी। पूरा 1 घंटा लगता है, लेकिन भाई एकदम ऐसा लगता है भाई पूरा देश में क्या चल रहा है सब पता चल रहा है। पढ़ता है तो इकोनॉमिक टाइम्स? हाँ यार। कब से? मैं तो भाई कॉलेज टाइप में 2-3 साल हो गए, मैं रोज पढ़ता हूँ। मिस भी हो जाता है तो मैं 3-4 दिन लगातार पढ़ लेता हूँ फिर एक साथ बैठ के। तू? यार बीच बीच में कभी कभी छूट जाता है, वरना मैंने लगवा तो रखा है डेली। छूट जाता है। ठीक है। एक काम करते हैं, तो यार शुरू करते हैं। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस। टुडे विल बी डिस्कसिंग, टुडे इज द 6th ऑफ फोर्थ फरवरी। एपिसोड। ये थर्ड वैसे, बट फर्स्ट एपिसोड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस। हम बजट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टुडे 6 फरवरी, तो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो अभी 1 फरवरी को बजट आया था, सो दैट इज व्हाट वील बी डिस्कसिंग। अनफॉर्चुनेटली आर्यन मित्तल, आवर लवली फ्रेंड, इज नॉट विद अस टुडे। मतलब आज नहीं है, वैसे है इस दुनिया में, बट आज नहीं हमारे साथ। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो शरद, बजट 2021 आया, द फर्स्ट बजट ऑफ दिस डेकेड। ठीक है, इट्स सपोज टू बी अ बिग डील। तो मैं देख रहा था यार, काफी रन अप टू द बजट, काफी एक्साइटमेंट हो रही थी। बजट ऑफ द सेंचुरी निर्मला सीतारमन ने बोल दिया था। तो तेरे को भी एक्साइटमेंट होती है? और तूने बजट देखा पूरे दिन? कैसा रहा तेरा वो पूरा पीरियड? यार न्यूज़ पहले भी पढ़ते थे जब हम लोग स्कूल में थे। इवन व्हेन वी वर इन कॉलेज देयर वाज ऑलवेज न्यूज़ ऑफ बजट हैज अराइव्ड, बजट हैज अराइव्ड। इट ऑलवेज यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन। बट मेरा अटेंशन कभी उस पे नहीं गया, और ना ही हमने कभी कॉलेज में भी बजट के बारे में डिस्कशन किया होगा। आई थिंक बजट तब भी आता था, हाइप तब भी होती थी, बट हम कभी डिस्कस नहीं करते थे। तो व्हाई आर वी यस। डिस्कसिंग इट नाउ? आई थिंक बिकॉज वी हैव एंटर्ड द वर्कफोर्स, वी बीन इन द वर्कफोर्स फॉर अ कपल ऑफ इयर्स नाउ, एंड बिकॉज हमें लग रहा है कि यार ये एक्चुअल में इम्पैक्ट कर रहा है हमें। जो बजट में प्रोविजन आते हैं, मुझे पर्सनली पहली बार ऐसे हिट किया कि ओ यार, ओके, दिस विल हैव दिस इम्पैक्ट एंड दिस विल इम्पैक्ट मी इन दिस मतलब तू कहना दिस चाह इन रहा है दिस कि वे। पहले तो आई पहले थिंक तुझे मतलब हमारी प्रोफेशनल लाइफ का एक वो है, दैट्स व्हाई वे। नहीं, पहले इम्पैक्ट नहीं करते थे? मतलब ऐसा क्या हो गया? 14 साल का जब तू रहा होगा तब भी इम्पैक्ट तो करते ही होंगे तेरी लाइफ को। उस टाइम तो टैक्सेस भी पार्ट था, कि उसमें इनडायरेक्ट करता टैक्सेस होगा, भी बजट का पार्ट था। हमारे बट हमारा वो नहीं था। बट आई थिंक हमारा अटेंशन उतना था नहीं हम्म। बजट के टुवर्ड्स। सही बात है, सही बात है। तो मेरे को तो यार, मैं तो सुनता था, मतलब जो होता है ना कि बजट में इतना कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता है, पूरी इतनी 1.3 बिलियन लोगों का कर रहे हो। तो हमारा होता था, और अभी भी आजकल लोग, जो लोग ध्यान नहीं देते बजट में, चाहे वो अडल्ट हो या बच्चे हो, कि दवाई सस्ता क्या हो रहा है, महंगा क्या हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। अब वो या सब जीएसटी में चला गया। तो मतलब मतलब द जो होता है पीपल सेंट्रिक चीजें होती थी, जो सबको आसानी से समझ में आ जाती हैं, वो नहीं है। इनकम टैक्स है, वो भी आधे लोग तो इनकम टैक्स देते ही नहीं है। तो लेकिन बाकी जो देते हैं उनके लिए लकीली इस बार बजट में कुछ रहा नहीं। तो भाई एक्साइटमेंट बहुत थी। मैंने कहा भाई क्या ही है। तो भाई लोग स्टॉक मार्केट से पैसे हटाने लगे। मेरे साथ एक कंपनी में एक बंदा काम करता है, उसने कह रहा मैंने अपने 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर लिया है। कह रहा था कि इतना वॉलेटाइल होता है कि मैंने कहा भाई करना ही नहीं मुझे, कि मार्केट डाउन चला गया था शायद से एक हफ्ते पहले। एनीवे, जो भी है, बजट के स्पेसिफिक्स पे बट आते अभी हैं तो उससे। स्टोरी कर ही रहा है मार्केट, तो हाँ आई हाँ। थिंक बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है मार्केट का। हाँ, तो बजट तो भाई बहुत अच्छा गया, मतलब एकदम प्रो मार्केट, प्रो रिफॉर्म बजट है। सबको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़े फन फैक्ट्स बताऊं तेरे को, जो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से उठाए हैं। ठीक है। फन फैक्ट नंबर 1, कि जो इंडिया का पहला बजट आया था 1860 में आया था। ठीक है। और बंदे का नाम क्या था, पता नहीं क्या नाम था, मैं याद करके आया था लेकिन भूल गया हूँ। वो बंदा, उसने वाइसरॉय काउंसिल का एग्जीक्यूटिव मेंबर था। उसने बजट दिया था 1860 में, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 161 ईयर्स। और और वो बंदा पता है इतना लेजेंडरी, लेजेंडरी मतलब बड़ा आदमी था वो द इकोनॉमिस्ट मैगजीन है ना, उसका फाउंडर है, और चार्टर्ड बैंक का फाउंडर है। और ये चार्टर्ड बैंक बाद में स्टैंडर्ड बैंक के साथ मिलके स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया। और दूसरी चीज जो हमेशा देखा है, बही खाता लेके आते थे ये लोग। पहले ब्रीफ केस लेके आते थे जब अंग्रेज के जमाने में थे। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब हम या सिस्टम चेंज करेंगे, अब हम बही खाता लाएंगे। जो इंडिया में जो रूरल या इंडियन तरीका है ना, कि ब्याज बट्टा तो अकाउंट्स मेंटेन करने का। तो 2019 में हुआ, और 2021 में इनका भाई डिजिटल इंडिया है, डिजिटल डेकेड है। तो इन्होंने अब कर दिया है कि अब टैब से पढ़ के सुनाया उसमें। तो ये सब है सिंबोलिज्म। या बजट में या सिंबोलिज्म भी इंपॉर्टेंट होता है। बट एनीवे, तो लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट, विच इज हाउ एंड व्हाट वाज द बजट। तो शरद, तेरे तेरे हिसाब से बजट में क्या की पॉइंट्स, तो तेरे को लगा कैसा, पहले बता लगा कैसा बजट। और फिर बता तुझे 2-3 चीजें जो बहुत अच्छी लगी, जो स्टैंड आउट करती तेरे लिए। यार, if I were to characterize it in a one word, I would say, मतलब अगर if it was a person, I would say it is bold.
it is Okay. innovative, it is thinking towards the future, and one word, it is bold, because no one, I don't think anyone expected this. अच्छा. आफ्टर द पैंडेमिक, कोविड का पूरा पंगा चल रहा है, फार्मर के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है कंट्री में, डिफरेंट उस पे, बट दिस गवर्नमेंट एक चीज प्रूव कर दी कि भाई पॉलिटिकली दे विल नॉट बैक डाउन. दे माइट नॉट केयर दैट मच, बट द पॉलिटिकल रिपरकशंस माइट बी, क्योंकि विद द पीपल दैट एक्चुअली नो द सिस्टम, उन्होंने काफी प्रेज किया है जो स्टेप्स उन्होंने बेसिकली लिए हैं. एंड फोकस हैज डेफिनेटली बी ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ. शॉर्ट टर्म डेफिनेटली नहीं देखा गवर्नमेंट ने. एंड जैसा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर का स्टाइल रहा ही है, इट इज लेस ऑफ अ बजट प्रेजेंटेशन, इट इज मोर ऑफ अ बजट स्पीच. So they definitely know what they are doing, and they know who will it will impact, how it will impact, and obviously they're not dumb. At the end of the day, they are politicians, so they're very politically astute in that sense as well. अच्छा, So I think मतलब the it is keyword definitely very bold, very innovative, very long term. अच्छा, तो बोल्ड, इनोवेटिव, लॉन्ग टर्म. Yeah. अच्छा, तो मेरे को तो कोई भी बजट, आई थिंक इफ आई वर टू यूज वन वर्ड, मैं तो यूज करूंगा, इट वाज एन इंटरेस्टिंग बजट. अब और काफी चीजें, लॉट ऑफ लॉन्ग पेंडिंग थिंग्स जो कह रहे थे कर दो कर दो कर दो, वो उन्होंने कर दिया. और आई थिंक I would not like to use an adjective, but I think the thing that stood out from the budget for me was the fiscal deficit. क्योंकि मैं यार देखता हूँ कि यार मैक्रो लेवल का ही मैटर होता है. फिस्कल डेफिसिट होता है, इसका मतलब होता है कि भाई अगर हमारा 100 रुपए एक्सपेंडिचर आया है, हमने खर्चा किया 120 रुपए, तो 20% हुआ फिस्कल डेफिसिट. हम जितना एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं. तो उतना गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है. तो फिस्कल डेफिसिट हमेशा लोग कहते थे हर बार पिछले बार कि गवर्नमेंट ज्यादा कम बता रही है. और अकाउंटिंग का एक तरह से क्रिएटिव राइटिंग होती है अकाउंटिंग, ठीक है, आप कुछ भी उसमें दिखा सकते हो. तो गवर्नमेंट 3.5% रख रही थी, बट इस बार उन्होंने कहा भाई देखो बैंड बज गई है, हम तो भाई ज्यादा खर्चा कर ही रहे हैं और पुराना वाला भी सब कुछ क्लियर कर रहे हैं. तो 9.5 है, ऑलमोस्ट डबल डिजिट है फिस्कल डेफिसिट, 9.5%. तो मेरे लिए भाई, मेरे को अच्छा लगता है भाई सब कुछ सच बता दो भाई, क्लीन स्लेट मिल जाए ना. और ये तो मौका अच्छा था कि भाई पैंडेमिक के बहाना नहीं पैंडेमिक की वजह से हो गया, बट काफी गवर्नमेंट का लेगेसी इश्यूज भी थे, इस गवर्नमेंट की भी गलती थी और लेगेसी इश्यूज भी थे. जैसे इसमें था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को वो जो लोन, उनसे लोन ले रखा था, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा था या उनको लोन दे रखा था, तो 3 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट था, विच इज 3 ट्रिलियन रुपीज. वो अब उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम इसको क्लियर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट और बढ़ रहा है ना. बहुत सारी चीजें, एक बड़ा नंबर है इसलिए बता रहा हूँ. तो 9.5% का फिस्कल डेफिसिट है. मैं तो उसी बात से खुश हूँ भाई. यस, आपको ये नहीं बोल सकते कि ये गवर्नमेंट छुपा रही है, ये कर रही है. तो फिस्कल डेफिसिट. और क्या लगा तेरे को अच्छा बजट में? और क्या हो गया फिस्कल डेफिसिट वाले पॉइंट? और just to add to this, तो सारे हमारे आउट ऑफ सिलेबस व्यूअर्स के लिए these are the kind of topics that we discuss. तो जैसे नबील ने एक्सप्लेन किया भाई 3 करोड़ होने में टाइम नहीं लगेगा. जैसे नबील ने एक्सप्लेन किया, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली सरकार अपना खर्चा कैसे चला रही है उसको बोलते हैं. तो सरकार का पहले था, दे वर वेरी फिस्कली डिसिप्लिन. एक पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट भी था, इवन दो मैं भी सपोर्ट करता था गवर्नमेंट को, तो मैं भी लोगों को ये बोलता था यार दे आर वेरी फिस्कली डिसिप्लिन्ड यार. 3.5% ऑफ जीडीपी में उन्होंने देखो मेंटेन करके रखा हुआ है आफ्टर ऑल देयर शॉर्ट कमिंग्स. अब उन्होंने बोला है कि इस फिस्कल, अब जो कि एंड हो जाएगा अगले महीने, 9.5% ऑफ जीडीपी होगा. एंड अगले साल वो 6.8% का टारगेट बजट कर रहे हैं बेसिकली. हाँ 6.8. एंड फिर वो बोल रहे हैं कि 5% तक इन द नेक्स्ट 3-4 years में वो लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई यूज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ बोल्ड, बिकॉज वो डरे नहीं. उनको था कि अच्छा, इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो बजट इकोनॉमिक सर्वे जो टेबल हुआ था, तो उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट ही जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर कृष्णमूर्ति ने बोला, उन्होंने ये बोला कि यार कैन वी डू दिस, कैन द इंक्रीज्ड डेट लेवल्स बी सस्टेनेबल फॉर इंडिया. तो उसका सारे पॉइंट यही था व्हेन ही कंपेयर्ड द टेक्निकल मेट्रिक्स फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट. तो जब चाइना भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी थी, उनका भी जो डेट टू जीडीपी का रेशियो था दैट वाज वेरी हाई. एंड वो इनका पूरा एक्सप्लेनेशन रीजनिंग यही है कि यार इंडिया कैन अफोर्ड, क्योंकि इंडिया का डेट टू जीडीपी लेवल काफी नीचे है अभी. एंड नेक्स्ट 5 to 6 years में if they become bold, they increase the investment spending और डेट थोड़ा बढ़ा भी देते हैं, फिजिकली थोड़ा लूजन अप भी कर देते हैं अपने पर्स स्ट्रिंग्स, तो इट विल बी गुड इन द लॉन्ग टर्म. एंड दैट्स व्हाई आई कैरेक्टराइज, मेरा कैरेक्टराइजेशन का सेकंड पॉइंट था लॉन्ग टर्म एंड इनोवेटिव. वो इसी का पार्ट है. तो लाइक यू सेड, हाँ डेफिनेटली इसमें जस्ट टू ऐड टू दिस, जो तो कहता है डेट टू जीडीपी रेशियो, उन्होंने ये भी लॉजिक दिया है कि भाई देखो डेट तो ज्यादा है, अब डेट तो लेना ही पड़ेगा. अब बात है अगर
अच्छा प्रो ग्रोथ करते हैं ना, कि ग्रोथ हो ताकि ज्यादा, तो फायदा ये होगा कि डिनोमिनेटर भी बढ़ जाएगा। अगर जीडीपी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है तो डेट टू जीडीपी रेशियो ऐसे भी कम हो जाएगा। एक तो तरीका है, तो डेट कम कर लो, न्यूमरेटर कम कर लो, या डिनोमिनेटर बढ़ा लो। तो उन्होंने कहा देखो हम न्यूमरेटर बढ़ा रहे हैं, बट इन द परस्यूट ऑफ मच हायर इंक्रीज इन द डिनोमिनेटर एज कम्पेयर टू द नॉमिनेटर। ठीक है, उन्होंने ये लॉजिक भी दिया है। और आई थिंक मेरे हिसाब से जैसे एज अ कंट्री, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, एज अ कंट्री इंडिया इज अ रीडेवलपिंग कंट्री। मतलब हम लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, लाइक अ लॉट ऑफ एशियन कंट्रीज वी बिकेम पुअर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अब हम रीडेवलप कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, जो बेसिक नेसेसिटीज है, रोड्स हो गया, रोड्स हो गए, वाटर हो गया, एजुकेशन, हेल्थ। इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रोड, हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी। सॉफ्ट होता है हेल्थ, एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है। तो इस बार गवर्नमेंट ने कहा भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस करेंगे, और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन का बजट शायद से कम के हुआ है पहले से, या सेम रहा है, लेकिन हेल्थ पे काफी इंक्रीज किया है। वो कोरोना की वजह से आई थिंक सही है, हेल्थ एजुकेशन से दोनों तो नहीं कर सकते, तो एक ही चूज किया है। और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड वोड तो बहुत बनी रही है, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स है जैसे हाईवे, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स, उन्होंने कहा भाई अब हम इसका, उसमें सबसे जो जहां बात फंस जाती है, बात है गवर्नमेंट में इतना पैसा है नहीं, लोन लेगी, और गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं, तो चाहती है प्राइवेट सेक्टर भी है। तो अब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में की चीज होती है कि लंबे टाइम के प्रोजेक्ट्स है, 20-30 साल। अब बैंक्स उनको लेंड नहीं कर सकते यार, क्योंकि यार तुम शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ले रहे हो, उससे तुम 20-30 साल का करोगे तो थोड़ा मिसमैच है उधर। तो उन्होंने कहा भाई हम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। तो इसका जितना मुझे समझ में आया नहीं, उन्होंने कहा भाई 20,000 करोड़ रुपए हमने निकाल दिए, इंस्टीट्यूशन है, इससे लेवरेज करके 5 लाख तक करोड़ तक के प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर पाएगा, फाइनेंस कर पाएगा। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि भाई लेट्स गेट द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन प्लेस। इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाना चाहते हैं, और यही की टाइम है, बनाओ अगले 10 साल में पेल के बनाओ, और फिर देश को भाई। और लोग कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां तक मुझे नंबर याद आ रहा है, एवरी मतलब रूपी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू मेक, वो 2.5 टाइम्स बेनिफिट करता है। मतलब 1 रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो 2.5 रुपीज का एडिशन होता है जीडीपी में, शायद से ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो तेरे हिसाब से उसमें काफी और चीज, छोटी मोटी चीजें भी हैं, है ना? तो तू भी अग्री करता है इस बात से या नहीं? हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। मतलब इस पे हमेशा बात ही होती थी यार, बहुत ज़्यादा बात होती थी यार, वी नीड टू स्पेंड मोर ऑन इंफ्रा, वी स्पेंड। जितने बार भी मैंने पढ़ा है, जो भी एडिटोरियल पढ़ लो, लोग यही बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। आई थिंक हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस डेफिनेटली बढ़ा है गवर्नमेंट का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्राइमरी एजुकेशन स्टिल डिबेटेबल, स्टिल नॉट अ प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट, बट ठीक है। अरे नहीं, बट यू एजुकेशन कैन और हेल्थ में नॉट इसमें हैव हम एनीथिंग। एक बात याद रखनी पड़ेगी, हेल्थ और एजुकेशन में वो दोनों स्टेट सब्जेक्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से फाइनेंसिंग हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ये करना है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है, बट दे आर प्राइमरीली स्टेट सब्जेक्ट्स। कॉन्करेंट भी नहीं है, मतलब कॉन्करेंट मतलब स्टेट और सेंटर दोनों। हेल्थ और एजुकेशन प्योरली स्टेट सब्जेक्ट है। नहीं, एजुकेशन इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट। अच्छा अच्छा, नहीं प्राइमरी एजुकेशन भी? या अच्छा, नहीं क्योंकि मतलब एक जस्ट मुझे एक बात याद आ प्राइमरी गई। का नॉट श्योर। मैं कह रहा था कि मुझे बस मतलब लगता है कि इंडिया में जितना बजट को फोकस मिलता है उसमें, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को, मेरे हिसाब से इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, अलग अलग स्टेट है, सबको अच्छा करना पड़ेगा, तो सारे लोग का अच्छा होगा। तो भाई इंडिया के स्टेट्स का बजट जब रिलीज होता है ना भाई, न्यूज में तक नहीं आता है, मतलब हल्का सा एक दिन न्यूज आई, और लोग भाई इन लोग के डॉक्यूमेंट भी अच्छे से रिलीज नहीं करते। भाई तुम्हें अब असल में होना चाहिए सीएम्स या स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनको भाई करना चाहिए कि भाई तुम अच्छे बजट तो लाओ यार, अच्छे से लाओ। अब जैसे वेस्ट बंगाल में जहां मैं हूँ अभी, वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट नहीं प्रेजेंट किया है, ममता बनर्जी सीएम ने आके बजट प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इलेक्शन आया हुआ है, और इलेक्शन आ रहा है इसलिए न्यूज बनी। अदरवाइज हर स्टेट का भाई स्टेट का बजट बताओ, एजुकेशन हेल्थ जहां लोग रोते रहते हैं वो तो बताओ। तो स्टेट बजट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे फोकस नहीं पड़ता है। बट एनीवे, हाँ तू बोल रहा था क्या, और क्या अच्छा लगा तेरे को बजट में? हाँ यार, तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आते हैं, तो आई थिंक यार पॉलिटिकल फिलोसफी काफ़ी तिखी है इस बार, बोल्ड एज अ पार्ट ऑफ देम बीइंग बोल्ड। उनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी रही है, दैट गवर्नमेंट इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये आई थिंक नरेंद्र मोदी 20 साल से बोल रहा है अपने पब्लिक इंटरव्यूज में, एंड ये चीज़ वो उभार के लाए हैं इस चीज़ को बाहर, जो कि यूजुअली टिपिकली बोला जाता है राइट विंग थिंकिंग है, एंड दे कैसे मे बी कैसे कॉल्ड अ लाया? राइट विंग आइडिया। हाँ, तो आई थिंक उन्होंने अब तो सिग्नलिंग करी दी है। मेजर पॉइंट है बजट का कि द प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेजर disinvestment in almost all PSUs and privatization of
आई थिंक 2 बैंक्स एंड 1 इंश्योरेंस हाँ, कंपनी। और सालों ने बैंक का नाम आई नहीं थिंक बताया। इससे ये लोग जो उन्होंने पहली बात तो कमिंग बैक टू द इसको पहले कमिंग बैक टू द इनिशियल पॉइंट, क्योंकि उनको पता है कि ये फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स आने नहीं वाली। और इसमें एक और पॉइंट है कि रेवेन्यू रिसीट्स में थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी किया है इन्होंने। एंड जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, करंट अपना जो एस्टिमेटेड डेफिसिट है दैट इज 15 लाख करोड़, व्हिच 9.5 ट्रांसलेट्स टू 9.5% और बजट ऑफ कितना है, जीडीपी। बजट कितना, तो तो रेफरेंस भी एनीवे, बता दे। बजट तो 35 यार लाख है। रेवेन्यू रिसीट्स इन्होंने आई थिंक 16 लाख करोड़ की नहीं 15-16 लाख करोड़ की एस्टिमेट की हैं, और 31 लाख करोड़ का इन्होंने एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया फॉर द नेक्स्ट फिस्कल। सो दैट इज ट्रांसलेटिंग टू द ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट जो है। तो इसमें मेजर इनका ये है कि अगर प्राइवेटाइजेशन का सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो गया तो 2.5 to 3 लाख करोड़ तक का एस्टिमेट है कि नहीं, सरकार को क्या पैसा बात मिल कर रहे हो, जाएगा, वन विच इज वन अ वेरी पॉइंट बिग नंबर। नहीं 1.75 इन्होंने टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट से, डिसइन्वेस्टमेंट स्लैश प्राइवेटाइजेशन से इन्होंने 1.7 लाख का टारगेट रखा है। पिछली बार का जो टारगेट था वो तो उससे तो बहुत नीचे 40,000 करोड़ ही आए हैं सिर्फ। इस बार उन्होंने रखा है 1.75। और ये लोग भाई, मुझे सबसे ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट होता है, किससे एक्साइटमेंट हो रही है, इससे भाई इसे रात में नींद नहीं आ रही, वो है LIC का IPO। भाई LIC ब्लॉक बस्टर IPO होने वाला है मेरे हिसाब से सऊदी आरामको, जो सऊदी अरेबिया में तेल बनाने वाली कंपनी, उसका IPO हुआ था, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में एक्सपेक्टेड IPO होगा। ठीक है, इतने पैसे रेज नहीं होंगे बट उतनी वैल्यूएशन हो जाएगी। तो IPO बाय द वे होता क्या है, किसी भी कंपनी का कहते हैं भाई हमारे पास थोड़ा शेयर है, आप 10% ओनरशिप ले लो कंपनी की पब्लिक मार्केट में, मतलब तुम और हम जैसे लोग भी खरीद सकते हैं। और जब हम लोग जैसे लोग खरीद लेते हैं तो हम मार्केट में जाते हैं, तो उसे बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। LIC की ऑफरिंग होने वाली है, तो मतलब इसमें 2 कारण एक्साइटेड होने की। भाई LIC की मोनोपोली है भाई, जैसे नूडल्स मतलब मैगी, उसी तरह इंश्योरेंस मतलब LIC। तो अब LIC का 10 पता नहीं कितना परसेंट लोग शेयर करेंगे, डिटेल्स अभी पता नहीं, बट होने वाला है भाई। मैं तो खरीदने वाला हूँ पक्का भाई, डबल पैसा डबल वाली स्कीम एक्चुअली में ये है, पैसा डबल होगा IPO में। Hopefully podcast meaning out of syllabus in the future. तो और That's a hope. ये पता, ये प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, इस पे बात करते हैं, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि मतलब बात तो एक ही है बट है फर्क, और उसको क्यों फर्क आया, क्यों आया, तुझे पता है इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है? हाँ यार, तो फर्क इज बेसिकली ऑफ ओनरशिप। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब तुम्हारी इसमें ओनरशिप है बट यू वांट टू रिड्यूस योर रिस्क, यू वांट टू रिड्यूस योर ओनरशिप बट नॉट कंप्लीटली सेल योर ओनरशिप। दैट इज बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट, कि उनको इतना परसेंट ऑफ शेयर एयर इंडिया का, उनको जैसे चाहते हैं कि वो किसी बेसिकली ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी, बट जो स्टॉक्स हैं जो कि ट्रेड होते हैं मार्केट में, दैट परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स वो बेच दें ताकि उनको पैसा मिल जाए। एंड प्राइवेटाइजेशन बेसिकली पूरा तुम प्राइवेटाइज कर रहे हो, मतलब PSU को पूरा तुम प्राइवेटाइज कर रहे हो, तुम्हारा ओनरशिप तुम पूरा ही इसको प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हो। मतलब प्राइवेटाइजेशन हो गया, फुल ओनरशिप दूसरे को दे दी, और डिसइन्वेस्टमेंट हो गया थोड़ी सी ओनरशिप दी है। मतलब डिसइन्वेस्टमेंट होता है हाफ गर्लफ्रेंड और प्राइवेटाइजेशन होता है फुल गर्लफ्रेंड। तो और इन्होंने भाई पता है मुझे Okay. कि मैं ना सुन, तो मैं एक दिन कल अभी नीचे जा रहा था, तो एक बंदा मतलब जो वर्कर है होटल में, वो बंदा देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें बोलता सरकार बेच रही है सब कुछ, दे आर सेलिंग देयर फैमिली सिल्वर। ठीक है, अब मतलब वही है कि इस लोग, भाई मैं ट्रेन पे जाता तो अंकल लोग मिल जाते सरकारी जॉब वाले, कहते हैं भाई सरकार तो सब बेच रही है, भाई सब बेच रही है, दोस्तों को बेच रही है अपने। मुझे बस लगता है, हाँ इन्होंने ये भी कहा, बेचने से याद आया, उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े ये तेरा वो है ना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स PSUs, उनके जो जमीन है भाई, उन लोगों के पास दिल्ली में, मुंबई में, प्राइम एरिया में रियल एस्टेट है, एयर इंडिया के पास ही बहुत ज्यादा है, 100 एकड़ जमीन है, उसी को बेच के ले लो पैसे भाई, सही है, क्या ही करोगे यार, वो पड़े हुए हैं। और मैंने यार अब इनको बेच रहे हैं, तो भाई अब फायदा फ्यूचर में हो जाएगा, इसलिए बेच रहे हैं ना, मतलब कोई ऐसा मजा तो आ नहीं रहा कि भाई बेच के देखते हैं कितना प्राइस मिलता है, वो वाला तो है नहीं इशू। तो वो तो है ही यार, मतलब थोड़ा सेंसिटिव रहता है पॉलिटिक्स। that can lead to the next point which is asset monetization, जिससे बहुत बड़ा एम्फोसिस रहा है इस बार बजट में। मतलब तो बता दे। तू बोल रहा है कि PSUs के पास इतनी सारी लैंड पड़ी है, सीपो, हाँ, तो इसका मीनिंग यही हुआ कि इसमें बोला है उन्होंने कि यार मुंबई में प्राइम लोकेशंस में PSUs के पास इतनी लैंड पड़ी है कि वो ऐसी पड़ी हुई है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, इट इज नॉट एडिंग टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो बोल रहे हैं कि दिस इज बेसिकली एन एसेट दैट वी ओन, वी शुड मेक इट प्रोडक्टिव so that in the future we should invest in it, so that in the future ये भी हमारे लिए cash flow generate कर सके. So any asset which you put investments in, time in,
so that it produces potential cash flows in the future. That is called asset monetization. So asset monetization में बहुत बड़ा push रहा है इनका, which is a very 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 good thing. Usually corporates का ऐसा attitude होता है, तो ये जो attitude चलता था सरकार में, यार है तो है, चल रहा है तो है, हाँ यार, ये भी रहता है, ये भी रहता है कि भाई वो भाई तू पागल है क्या, तो घर की चीजें बेचेगा, एसेट मोनेटाइजेशन करेगा। एसेट मोनेटाइजेशन होता है भाई, देख हमारे पास एसेट है, ऐसा कोई काम नहीं है, तो भाई इसको बेच दो, मेन बिजनेस में फोकस करते हैं। लैंड वैंड का तो हमारा है ही नहीं काम भाई, हमारा काम है प्लेन चलाना, जैसे एयर इंडिया में। तो हम करते हैं काम कि हम एसेट मतलब बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं, अपने को तो क्या ही एसेट से मतलब, ठीक है, मतलब जमीन से मतलब नहीं, प्लेन से मतलब है, प्लेन पे फोकस करो, जमीन को छोड़ो, ये मतलब एसेट मोनेटाइजेशन का। तो यार मैं एसेट मोनेटाइजेशन की बात कर रहा था। एसेट मोनेटाइजेशन का बेसिकली सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि भाई जैसे एयर इंडिया है, उसके पास उसका मेन बिजनेस है एयरलाइंस चलाना, प्लेन उड़ाना, लेकिन पास जमीन भी पड़ी हुई है बहुत ज्यादा, ठीक है, उनका जमीन बेच दो, ये मेरा एक एसेट है जिसकी वैल्यू है, बेच दो, मेरे पास पैसे आ जाएंगे ताकि मैं एयरप्लेन पे फोकस करूँ। तो ये होता है एसेट मोनेटाइजेशन। तुम्हारे घर में भी जैसे बोलते हैं ना, पुश्तैनी जमीन बेच दी, तो भाई वो होता है एसेट मोनेटाइजेशन। भाई मेरा घर में बच्चे की पढ़ाई करनी है, जो भी करना है, उसको मेन फोकस हुआ है, तो साइड वाली चीजों को बेच के पैसा आ जाएगा, उससे कमाओ। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन होता है। आई थिंक हो गया एसेट मोनेटाइजेशन तो काफी हो गया। अब शरद चलते हैं जो योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, क्योंकि तूने सीएफए लेवल 1 और लेवल 2 दिया हुआ है और क्लियर भी किया हुआ है, लेवल 3 देगा तू अब। तो फाइनेंस सेक्टर में क्या हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स में तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ यार, फाइनेंस सेक्टर में आई थिंक सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है, दैट इज इन द एरिया ऑफ बैड बैंक्स, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इस पर बहुत बड़ा पुश करने का। तो मतलब एज एन एनेक्डोट, बैड बैंक्स बेसिकली क्या होते हैं, तो यार एवरीवन नोज, विजय माल्या का जब से इतना मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया है, एवरीवन नोज यार कि लोग होते हैं डिफॉल्ट कर देते हैं और फिर लोन चुका नहीं पाते बैंक को, और फिर बैंक्स की बुक्स में वो लोन रह जाते हैं, उनके बैलेंस शीट खराब हो जाती है, बेसिकली उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल दिया जाता है। तो एनपीए न्यूज़ में बहुत एनपीए चल रहा है एनपीए। इवन पॉलिटिकल एरिना में आ चुकी है ये चीज, एनपीए पे टारगेट करते रहते हैं गवर्नमेंट्स को। तो आई थिंक मेजोरिटी लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो जस्ट टू गिव एन एनेक्डोटल एविडेंस टू आवर व्यूअर्स, तो यार किंगफिशर ने ऑलमोस्ट 400 करोड़ का एनपीए किया था, वो लोन बेसिकली रीपे ही नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ, देर आर सम कंपनीज जो इस फैशन में ऑपरेट करती हैं कि वो क्या करती हैं, उनका पूरा काम ही ये है कि जो लोन गलत बैंक की बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है उसको खरीद लो, और फिर वो लोन उनकी बैलेंस शीट से हट के जो कंपनी बीच में आ रही है उसकी बैलेंस शीट पे आ जाता है, और उसके बाद उस कंपनी का काम है कि भाई इस लोन को मैं कैसे वापस करूं, मतलब इस लोन को मैं कैसे रिक्लेम कर पाऊं, कि और भैया ये जो इनको पैसा है बोलते मैं कैसे हैं ले पाऊं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी या एएमसी। और बैड बैंक का मतलब ये नहीं होता कि कोई नहीं बदमाश का नहीं, बैंक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक गंदा बैंक है जिसमें सारे हाँ घटिया लोन्स रहेंगे, तो वहां के ना डिपॉजिटर्स मतलब बेवकूफ है, उसमें पैसे डालेंगे, ऐसा नहीं होता। कंपनी होती है जो बस एसेट सारे ले लेती है, खराब लोन्स, और कहती है इसको हम ठीक कर देंगे, और या इसमें से जो वैल्यूबल चीज है वो बेच देंगे, और बाकी सब नुकसान हम झेल लेंगे। ये होता है बेसिकली मतलब, ताकि राइट मतलब इसका राइट। कारण क्या होता है करने का, इसका कारण होता है कि भाई जो अच्छे बैंक है उनके पास यार, समझ लो बैड बैंक ना एक बोझ की तरह होता है, और तुम्हारे बदन पे बोझ है ना, तो तुम सीधा चल नहीं पाते हो। अब बैड बैंक तुम्हारे से हट जाएंगे तो भाई एकदम जाट आदमी बन के चलोगे, ठीक है। तो बैड, अब तुम्हारे जो सारे बोझ है, सारा बैड लोन्स है, एनपीए है, वो किसी बैड बैंक को दे दिया, भाई कहा तुम लोग हैंडल करो, मुझे चलना है भाई, ठीक है, मेरी वॉक नहीं हो पा रही तो ये होता है मतलब बेसिकली बैड बैंक का मतलब। तो हाँ, वो 400 करोड़ का उनका डील उन्होंने, उस वो जो बीच में कंपनी थी इंटरमीडियरी, उन्होंने 20 करोड़ में खरीदा था किंगफिशर से, वो लोन अपनी बैलेंस शीट पे लेने के लिए। एंड उसके बाद जो एसेट्स होते हैं, बेसिकली किंगफिशर कंपनी के जो एसेट्स है जिनके बेसिस पे उन्होंने लोन लिए थे, और फिर वो लोन को नहीं चुका पा रहे, तो फिर वो जो कंपनी है बैड बैंक है, उसका काम है कि यार यूजिंग दोज एसेट्स मैं इस 400 करोड़ के लोन से कितना ले पाऊं। और अल्टीमेटली यूजिंग दोज एसेट्स उन्होंने 40 करोड़ का वो प्रॉफिट। रिक्लेम कर लिया था लोन। तो उनका डायरेक्टली बेनिफिट हो गया, मुनाफा हो गया, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 years डबल हो गया उनका। जो 20 क्या करोड़ की बात है, इन्वेस्टमेंट की थी, 30 करोड़ का रिटर्न मिल गया। सही है, तो बहुत इस सही पे है। गवर्नमेंट ने बहुत पुश किया है, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू, क्योंकि ये ऑब्वियसली प्रॉब्लम बड़ी है काफी। और भाई मैं तेरे को सच बता रहा कुडोज हूँ, टू द गवर्नमेंट। मेरे को सीरियसली अभी बजट के बाद पता चला कि बैड बैंक का मतलब ये होता है, वरना मैं जेन्युइनली सोचता था कि कोई ना बैड बैंक है, मैं सोचा यार कौन बंदा उसमें ये जाके बैंक बैड है डिपॉजिट यार। करेगा यार मैंने कहा भाई गुंडे बदमाश की शक्ल लगा रखी है भाई, विलेन की शक्ल लगा रखी है तो यार मेरे को सीरियसली लगता था यार, मैं मतलब ये तो बड़ा अजीब बात है।
तो और बैड बैंक से ज्यादा मुझे बस लग रहा है कि जो 2 बैंक्स बेटा प्राइवेटाइज होने वाले हैं ना, मेरा एक दोस्त है वो ना अभी उसका बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर हुआ है, वो अभी कौन सा बैंक है उसका भूल जाता हूँ, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। तो उसकी फटी हुई थी, उसको लग रहा था ना कि यार शायद से मेरा बैंक प्राइवेटाइज नहीं हो जाए, फिर मुझे प्राइवेट बैंक में काम करना पड़ेगा। सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक की सर्विसेज में फर्क तो होता ही है, बट मतलब एम्प्लॉय साइड से देखें तो ये होता है कि भाई सर प्राइवेट बैंक में भाई बैंड बजा के रखते हैं भाई, सेल सेल सेल, लेकिन सरकारी बैंक में थोड़ा चिल रहता है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, सेल्स होंगी तो रहने दो। तो उसकी फटी हुई थी, तो अभी भी 2 बैंक्स का नाम ना अभी उन्होंने बताया भी नहीं है, तो कह रहे हैं कि हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे। तो शायद से एक तो आईडीबीआई बैंक ही है, मुझे दूसरा पता नहीं, बट अभी भी किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या है। हाँ हाँ, मैंने बात नोटिस की है कि बजट्स में ना काफी लोग, जैसे काफी लोग, मैंने एनालिसिस पढ़ रहा था तो कहते हैं लेट्स वेट फॉर द फाइन प्रिंट, लेट्स वेट फॉर द फाइन प्रिंट। इसका मतलब होता है भाई इन्होंने बातें बोल दी, बहुत अच्छी सी लग रही है, कभी कभी नीचे होता है ना कि जो आता है रीड केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग वो वहां पे कोई गेम ना हो जाए उनके साथ। इससे काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब इट्स ऑल साउंड्स वेरी गुड, बट फाइन प्रिंट में कोई गड़बड़ ना कर दे भाई, धोखा ना कर दे हमारे साथ कि भाई फोटो में तो भाई स्टड लग रहा है, सामने देखा तो चुतिया लग रहा है ऐसा ना हो जाए कुछ उनके साथ। हाँ डेफिनेटली यार, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियंस तो हैं ही, तो काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो उन्होंने रेवेन्यू प्रोजेक्शंस किए हैं इस साल, थोड़ा जीएसटी कलेक्शन कम दिखाया है, जो 15 लाख करोड़ रेवेन्यू रिसीट्स इन्होंने दिखाई हैं, तो बोल रहे हैं इस साल थोड़ा कम दिखाया है, क्योंकि अगले साल जब एक्चुअल में जब इलेक्शन सीजन होगा उस ईयर तक अगले आते साल आते रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा दिखा पाएंगे। भाई तो कौन सा है? अगले एक दो साल बाद, अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। लाइक अभी वी आर इन 2021 ना, तो 2-3 हाँ, साल में 3 रेवेन्यू साल रिसीट बाद से है। ज्यादा दिखा पाएंगे, जो कि एक्चुअल में होंगे ज्यादा, हम्म। तो तब फिस्कल वो कम दिखा पाएंगे, अच्छा। फिस्कल डेफिसिट कम दिखा पाएंगे, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प देम। तो यार वो सब तो रहता ही है। ये तो है भाई, मुझे तो बस मजा ये आ रहा है कि अब भाई इस मतलब इन्होंने ये तो सब बोल दिया है, एलआईसी का आईपीओ होना, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कॉन्सेप्चुअली जो सब अच्छी अच्छी बातें होती रहती थी वो सब इन्होंने अब इस बार बोल दिया कि हम करेंगे। अब बात है जो एट द एंड ऑफ द डे हर चीज उसी पे आ जाती है, एग्जीक्यूशन। कि जो 1.75 लाख करोड़ का टारगेट रखा है ना, इन भाई बहुत मुश्किल टारगेट है, आसान टारगेट नहीं है मतलब। और मतलब अभी इन लोग लग रहा है कि भाई मार्केट इतना बॉइंट है, इतना अच्छा चल रहा है भाई, मार्केट चढ़े जा रहा है तो सबको लग रहा है कि शायद से अच्छा रिटर्न आ जाए। तो मैं कहीं पढ़ रहा हूँ तो इसको सही करने का तरीका ये होगा कि जो छोटी कंपनियां हैं जो आप पहले वो कर रहे हो प्राइवेटाइज या आईपीओ जो भी कर रहे हो डिसइन्वेस्टमेंट, पहले छोटी कंपनियों का करो, सक्सेसफुल हो जाता है तो लोगों को और कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो लोग और करेंगे। उसकी स्पेशली एलआईसी का जो आईपीओ होना है Yeah. भाई वो बहुत बड़ी बात है, उसको करना ना मतलब पूरा प्रोसेस होता है, तेरे को तो पता ही होगा, तू तो पढ़ता है सब। तो कि कैसे एक आईपीओ करना, पहले ये ढूंढो, फिर शायद से वोड शो भी होता है, ठीक है। जैसे नेताजी जाते हैं ना, जैसे कंपनी को ले लेके इन्वेस्टर के पास जाते हैं, भाई देख रहा है भाई क्या कंपनी है भाई, इन्वेस्ट कर दे। ये सब है, एलआईसी के लिए आसान हो जाएगा, सब जानते हैं, बट ये सब है भाई, मुझे तो खरीदना है पक्का, मैं तो एलआईसी खरीदूंगा। तेरी कोई एलआईसी की पॉलिसी है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, अच्छा। बट ऑब्वियसली बहुत बड़ी मेजोरिटी को वो करता ही है केटर, तो इट विल डेफिनेटली बी हॉट इशू एज दे से। हॉट इशू। तो हाँ मतलब यार जस्ट टू क्लोज, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है, तो मतलब इन कंक्लूजन तूने बजट का स्टार्टिंग बोला था बहुत बोल्ड बजट है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि तेरा क्या मतलब है, मतलब इन व्हाट वुड यू लाइक टू से इन कंक्लूजन, कि मतलब क्या तेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, डिड दे मतलब एज यू सेड इट वाज अ बोल्ड बजट, अब तेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि अगले 1 साल में कैसा फिगर आउट होता है या कैसा काम चलता है, तेरे हिसाब से क्या होगा तुझे लगता है बजट की वजह से? यार माय एक्सपेक्टेशन इज एज अ यंग प्रोफेशनल हु हैज जस्ट एंटर्ड द वर्कफोर्स, मेरा तो कन्विक्शन बढ़ गया यार इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, in the growth story developing in the power that no force can stop in the world from uprising, that is India. जब मैं सुनता हूँ यार राकेश झुनझुनवाला जैसे बिलियनियर इन्वेस्टर्स को जो टीवी इंटरव्यूज में आके बोलते हैं बिलीव इन इंडिया, बिलीव इन इंडिया, बिलीव इन इंडिया, तो यार उससे मेरा कन्विक्शन बढ़ता है इस कंट्री में, क्योंकि नो वन कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम राइजिंग यार। जो लोग बोलते हैं वी आर लिविंग द अमेरिकन ड्रीम, इंडिया छोड़ के यूएस जाते हैं, तो उनसे वही क्वेश्चन पूछना चाहिए, यूएस ने तुम्हें क्या दिया? क्या दिया यूएस ने तुम्हें? यूएस ने तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दिया टू ग्रो एज मच एज यू कैन, सर्विसेज दी, इंस्टीट्यूशंस दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और ये सब चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। तो आई थिंक मेरा तो कन्विक्शन पड़ता है यार इस कंट्री में रहने का, इस कंट्री में इन्वेस्ट करने का, इस कंट्री में बोल्ड होने का, इस कंट्री में वेंचर स्टार्ट करने का, और हमारे बिल्कुल। जैसे लोग ही फ्यूचर हैं, एंड इफ our work is to tap into that opportunity and use these platforms that are being created for us, because infrastructure is ultimately a अब platform for प्लेटफॉर्म growth. सही बात है, वो सही बात जॉब्स है। वॉब्स तो देता ही है, बट अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर्स को सबसे ज्यादा हेल्प करता है।
एंड स्मॉल कंपनीज को हेल्प करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई तूने जो जस्ट टू एंड अगर थोड़े बहुत पॉइंट्स अगर हमारे रह गए तो हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं कि यार हाँ कमेंट्स में लिखो यार सब जो भी मेजर मिस हो पॉइंट्स गया। जो हमने टच नहीं किए, हाँ जो दैट बाय इज द वे जो मिस हो गए पॉइंट्स वो कमेंट्स में लिखना, ठीक है, ताकि हमें हाँ पता चले क्या मिस कर गए हम, या हम कुछ गलत बोल गए तो बताना, या कुछ हमें नहीं पता तो बताना। हाँ शरद तू बोल रहा था क्या? हाँ, और कोई भी अगर आपके व्यूज हों जैसे सम अदर पर्टिनेंट पॉइंट्स की, इंश्योरेंस में बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इन्होंने कि एफडीआई इंक्रीज करना 49% से 74% पे, सो दे वांट मोर ग्लोबल प्लेयर्स टू एंटर। अभी तक सिर्फ मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में 100% एफडीआई है, तो वो इंश्योरेंस में भी ला रहे हैं, मे बी नहीं नहीं आगे जाके और भी सिंगल ब्रांड सेक्टर में में, एफडीआई को बढ़ा सकते हैं। मल्टी नहीं ब्रांड नहीं, में कहाँ मल्टी अलाउड ब्रांड है? में उसके बाद अभी है अच्छा देर इज अनदर पुश ऑन एक नया प्रधानमंत्री की सेंट्रल स्कीम भी इन्होंने लाया है इन द हेल्थ केयर सेक्टर, जो कि आपने बहुत सुना होगा कि आत्मनिर्भर 137% इंक्रीज स्वास्थ्य हुआ है योजना। हेल्थ केयर एलोकेशन में। तो दैट इज राइट, सो दैट इज बट लार्जली ड्यू टू जो कोविड में स्पेंडिंग हुई है इस बार 35,000 करोड़ की, एंड अदर रिलेटेड इश्यूज, वाटर को भी इन्होंने जोड़ दिया इसमें। तो उस पे आई थिंक काफी डिबेट है कि मतलब 137% हमने तो यार देखो साउंड्स की गुड, बट पॉइंट्स पे एटलीस्ट ये है डिस्कस कि किए जो हमें एटलीस्ट अच्छा उन्होंने लगा, बढ़ाया है, सो मतलब दैट इज अ गुड थिंग। हमने तो की पॉइंट्स पे डिस्कशन किए, अब ये शरद बता रहा है, बट इन या कंक्लूजन जैसे शरद ने कहा कि बिलीव इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, तो मैं भी भाई इसने पॉलिटिशियन नेता वाली स्पीच दी है भाई, जोश आ गया था, मैं तो यही चिल्ला देता, नेता नारे लगा देता, इतना जोश भर दिया था। बट मेरे हिसाब से आई थिंक बोथ ऑफ अस हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड, बट वी आर नॉट गोइंग बिकॉज वी बिलीव इन द इंडिया स्टोरी। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से यार देखो बात क्या है ना, कि फॉरेन क्यों चाह रहे, वो देशभक्ति वो सब वाला बात तो है ही, बट मेन बात क्या है, जो मेन पॉइंट होता है पैसे की बात। पैसे की बात है क्योंकि यार देखो एट द एंड ऑफ द डे सब कहते हैं उनको रिटर्न कितना मिलेगा, सारे इन्वेस्टर्स भी इंडिया क्यों आ रहे हैं, इतना पैसा इंडिया में क्यों लगा रहे हैं, कि यूएस में या डेवलप्ड कंट्री में उनको 2-3% से रिटर्न मिलेगा, इंडिया में 9-10-12% मिलता है। ठीक है, रिस्की ज्यादा है लेकिन रिटर्न ज्यादा है। ठीक है, और जैसा स्कैम 1992 में कहा इश्क है तो रिस्क है, नहीं रिस्क है तो इश्क है। तो उसी तरह मेरे हिसाब से यार इंडिया में डबल ग्रोथ होने वाली है और बेस्ट ग्रोथ। भाई यूएस का जाने का जमाना गया, 2000 2005 10 तक चले जाते सही था, 90 में चले जाते सही था। अब बेटा 2020 वाला डेकेड यहाँ इंडिया में, भाई मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। चाइना में यूएस में था 80 से 2000, चाइना था 2000 से 2010-15 तक, अब है भाई इंडिया की बारी। ठीक है, सबका टाइम आता है और इंडिया का टाइम आ गया है, तो मेरे हिसाब से इंडिया में रहना बेस्ट ऑप्शन है। और भाई जेन्युइनली भाई, और ग्रोथ होगी भाई, रिटर्न मिलेगा। मेरे को तो भाई रिटर्न से प्यार है, मेरे को तो भाई अपॉर्चुनिटी से प्यार है। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो रहो, प्लस इंडिया में रहने को मिल रहा है यार, वरना कहाँ यूएस में जाओगे बर्फ में, एक टाइम के बाद बर्फ से फैसिनेशन भी खत्म हो जाता है। तो भाई मेरे को तो भाई इंडिया 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 भाई इंडिया, वो मोमेंट में आ गया मैं यस, सही बता इन कंक्लूजन इन कंक्लूजन नबील जैसा बनो, इंडिया में रहो, लाइक ही सेड वहाँ बहुत ठंडी होती है, बाहर मत जाओ। रहा इंडिया में हर हर टाइप का क्लाइमेट मिलेगा तुम्हें, हर टाइप का खाना मिलेगा, हर टाइप की लैंग्वेज मिलेगी, एंड अब हर टाइप की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, एंड इफ यू डू स्टे इन इंडिया, सब्सक्राइब टू आउट ऑफ सिलेबस पॉडकास्ट। ठीक है यार, थैंक यू। मतलब ग्रेट टॉकिंग टू यू, एपिसोड फर्स्ट ऑफ आउट ऑफ सिलेबस। हमारा एक दूसरा पॉडकास्ट भी वो चेकआउट करना, बट अंटिल द नेक्स्ट टाइम, which is टुमारो आई थिंक, we'll see you later.